हेलो स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है बचत के माध्यम। अभी तक हमने आय व्यय बचत ये सब पढ़ लिया है। बचत के माध्यम में दो आपके टॉपिक में दो आपके सिलेबस में है, डाकघर और बैंक। तो डाकघर और बैंक के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं आती हैं, जिस तरीके से हम अपना धन विनियोजित कर सकते हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। डाकघर जो है वो केंद्र सरकार की एक आर्थिक संस्था है, अर्थात डाकघर का जो अथॉरिटी है वो केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक संस्था है। यह संस्था जो है हमारी जो अल्प बचत होती है, छोटी छोटी बचत को सुरक्षित रूप से बचत करने के लिए यानी कि विनियोग करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। डाकघर में बहुत सारी योजनाएं हैं, उसकी मुख्य योजनाएं हम पढ़ते हैं। सबसे पहली योजना हमारे पास है बचत खाता योजना, अर्थात सेविंग्स अकाउंट। यानी कि डाकघर में जो बचत खाता योजना है, जो सेविंग अकाउंट है, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी योजना होती है। अर्थात जो छोटी छोटी बचत करते हैं उनके लिए अच्छी योजना होती है। कोई भी योजना में हमें करने के लिए हमें खाता खोलना पड़ता है, तो इसमें हम अपना खाता खोल सकते हैं। इसमें संयुक्त रूप से भी खाता खोला जा सकता है और व्यक्तिगत रूप से भी खाता खोला जा सकता है। इसमें अपना खाता खोला जा सकता है। डाकघर की एक अलग ये सुविधा होती है कि इसमें नाबालिग बच्चों का भी खाता खोला जा सकता है, जबकि बैंक में जो नाबालिग बच्चों का खाता खोला जाता है उसके साथ उसके अभिभावक का उसमें साथ होना ज़रूरी है। तो इसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता खोल सकता है। खाता खोलने के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं जो बैंक और डाकघर सभी जगह होती है। तो ये चीज़ें कॉमनली हम पढ़ लेते हैं जो हमें मुख्य रूप से करनी होती है कहीं भी खाता खुलवाने के लिए। सबसे पहले खाता खुलवाने के लिए एक फॉर्म होता है, एक फॉर्म आता है। उसमें बहुत सारी प्रविष्टियाँ यानी कि उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें भरनी होती हैं, जैसे कि मुख्य रूप से व्यक्ति का नाम जिसको खाता खुलवाना है, उसके पिता का या फिर पति का नाम, स्थायी पता जहाँ पर हम रहते हैं जनरली, वारिस का नाम अर्थात अगर खातेदारक को कुछ हो जाता है या फिर जो भी बात है तो उसमें हमें एक वारिस का नाम भरना होता है, और उस वारिस के साथ उस व्यक्ति का संबंध क्या है वो भी बताना होता है। इसमें फॉर्म पर हस्ताक्षर भी होते हैं, यानी कि वहाँ पर लिखा होता है कि खातेदारक को अपने हस्ताक्षर करने हैं। तो आगे जब भी धन निकलवाना होता है तो वही हस्ताक्षर जो है हमारे आगे काम आते हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वो अपना अंगूठा भी लगा सकता है। इसमें फॉर्म में उस व्यक्ति का जिसका खाता खुलना है उसकी फ़ोटो भी लगाई जाती है, चित्र लगाना होता है, अर्थात पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है उसमें लगाई जाती है। इसमें फिर जब खाता खुल जाता है तो उसके बाद हमें कुछ समय बाद पासबुक मिल जाती है इसकी, जो हमें वही कर्मचारी दे देते हैं। कई बार वो 1 हफ्ते में भी मिल जाती है, कई बार जल्दी भी मिल जाती है। तो डाकखाने में जो बचत योजना है, बचत खाता योजना है, उसके अंतर्गत हमें कम से कम 50 रुपये तो उसमें जमा करने ही होते हैं, और अधिक भी पैसे मतलब जो मिनिमम अमाउंट है, जो कम से कम अमाउंट है अल्पतम, उसको रखा जा सकता है। कम से कम 50 रुपये तो होने ही चाहिए। और व्यक्तिगत खाते में हम डाकखाने में जो है हमारी योजना में हम मतलब एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है पैसे जमा कराने की। तो जो व्यक्तिगत खाता है उसमें हम 1 लाख तक रख सकते हैं, और जो संयुक्त खाता होता है उसमें 2 लाख तक की राशि जमा हो सकती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा संयुक्त खाते में हमारी कितनी 2 लाख तक की राशि जमा हो सकती है। खाते में हम इसमें सप्ताह में एक बार धनराशि निकाली जा सकती है, अर्थात अगर हमें पैसे निकलवाने हैं तो हर सप्ताह भी हम निकलवा सकते हैं। सप्ताह में एक ही बार डाकखाने में से हम अपनी राशि निकलवा सकते हैं। अर्थात जो राशि जमा की जाती है या निकाली जाती है, हम यहाँ बात करें तो वो पूर्णांक में होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब है कि 1, 2, 3 ऐसे जो धनराशि है वो पूरी होनी चाहिए। पैसों में इसमें धनराशि नहीं निकाल सकते, अर्थात धनराशि 1 रुपया कम से कम होनी ही चाहिए। 1 रुपये से कम पैसा जो है उसमें से नहीं निकाला जा सकता। इसमें क्या होता है कि खाता जो है, जैसे आपका खाता चल रहा है, सक्रिय है, तो सब कुछ ठीक है। अगर आप अपने खाते में से 5 साल तक, 5 वर्ष तक कोई भी लेन देन नहीं करते हो तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा खाता अक्रिय हो जाता है, अर्थात वो बंद पड़ जाता है। हमारा खाता पूरी तरीके से बंद नहीं होता, अक्रिय हो जाता है, अर्थात उसमें अगर हमें फिर कुछ करना है तो हम एकदम से लेन देन नहीं कर सकते। पहले हम प्रार्थना पत्र देते हैं। अगर हमारा ऐसा हो गया है, हमारा जो अकाउंट है अक्रिय होने को नॉन ऑपरेटिव बोलते हैं, अर्थात उसमें बैंक की फिर कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। अगर उसमें आपका कुछ पैसा भी है तो उस पर ब्याज लगना सब बंद हो जाता है, अर्थात खाते में कोई भी आपकी क्रिया नहीं होती है। अगर आपको उसको फिर से सक्रिय कराना है तो उसके लिए आप बैंक में प्रार्थना पत्र देकर, अर्थात डाकखाने में जो भी वहाँ पर है जो अधिकारी होते हैं उनको प्रार्थना पत्र दे दें और उससे उस खाते को पुनः सक्रिय कराया जा सकता है।
इसके बाद आपकी दूसरी योजना के बारे में अगर हम पढ़ें, ये तो थी बचत खाता योजना। इसके बारे में हमने पढ़ा कि खाता खुलवाया कैसे जाता है और किस तरीके से उसका उस योजना में क्या क्या सुविधाएं हैं। इसके बाद दूसरी है राष्ट्रीय बचत पत्र अर्थात नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। ये योजनाएं जो है इनका विशेष महत्व होता है बचत करने में। इसमें हम पैसा जमा नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत बचत डाकखाने से हम निश्चित राशि की, किसी भी राशि के, जिस राशि के हम खरीदना चाहें, बचत पत्र खरीद सकते हैं। ये योजना पहले तो 6 वर्षीय थी, किंतु इसमें क्या है 30 नवंबर 2011 से ये योजना जो है ये 5 वर्षीय कर दी गई है, अर्थात ये अब 5 साल की योजना रह गई है। वर्तमान दर के हिसाब से मतलब इसमें हम पैसे अगर जमा करते हैं, अर्थात अगर हम 1000 रुपये जमा करते हैं, 1000 रुपये का मतलब बचत पत्र खरीदते हैं, तो 5 साल बाद उसकी जो राशि है वो 1601 रुपये हो जाती है, अर्थात इसमें इतना ही लाभ होता है। लेकिन इस योजना में जो हम धन जमा करते हैं उससे हमें आयकर में छूट मिलती है। इसका मतलब है कि जैसे जो पैसा हम जहाँ लगाते हैं, जो हमारा बैंक अकाउंट में पैसा होता है, उस पर हमें कर देना होता है, हमने पढ़ा था वैसे तो इसमें जैसे हम अगर इस योजना में हम पैसा लगाते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र अगर हम खरीदते हैं, तो उससे क्या होता है कि जितनी धनराशि हमने इस पर खर्च की है उस धनराशि पर हमें कोई भी कर नहीं देना होता। और इन बचत पत्रों को हम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में, यानी कि किसी भी बैंक में गिरवी रखकर हम कर्ज भी ले सकते हैं। अगर हमने मतलब खरीद लिए लेकिन हमें अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो हम इसको गिरवी रखकर कर्ज भी ले सकते हैं। एक योजना थी किसान विकास पत्र योजना, लेकिन ये योजना जो है वो 2011 से 30 नवंबर 2011 से बंद कर दी गई है, तो इसको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अगली योजना जो है आपकी वो है डाकघर सावधि जमा योजना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या योजना है। इस योजना में निश्चित अवधि के लिए धन जमा करना पड़ता है। तो अभी जो हमने पढ़ा था कि उसमें हम हफ्ते में एक बार धन निकाल लेते हैं। बचत खाता योजना में उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो सावधि जमा योजना में क्या है कि इस योजना में हमें एक निश्चित अवधि के लिए इसमें धन जमा कराना होता है। इस योजना में कम से कम 50 रुपये जमा किए जा सकते हैं और यह अवधि जो है वो 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक हो सकती है। अर्थात आप पर डिपेंड करता है कि आप 1 वर्ष के लिए पैसे जमा करा रहे हैं, 2 वर्ष के लिए। आपको कम से कम 1 वर्ष के लिए तो कराने पड़ते हैं और 1 वर्ष से ये योजना कितने वर्ष तक है, 5 वर्ष तक हो सकती है। इस योजना में हम कम से कम 50 रुपये जमा करा सकते हैं। इस योजना में क्या है कि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। जैसे बचत खाता योजना में थी कि व्यक्तिगत खाते में हम 1 लाख तक जमा करा सकते हैं, इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। आप जितने पैसे चाहें इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और इस योजना में जो ब्याज है वो तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर वार्षिक ब्याज दिया जाता है। तिमाही का मतलब है कि 3 महीने में एक बार, यानी कि 1 वर्ष में 4 बार आपको ब्याज मिलता है। देते तो वो वार्षिक हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि इसमें कम से कम एक निश्चित अवधि के लिए जमा करना होता है और जो कम से कम टाइम है वो 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष यानी कि ब्याज जो होगा आपका वो वार्षिक होगा। इस योजना में जो ब्याज है वो वार्षिक ब्याज दिया जाता है, किंतु तिमाही चक्रवृद्धि आधार है, अर्थात 3 महीने बाद जो आपका पैसा है उस पर आपका ब्याज जोड़ने के बाद, अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि जितना हमारा मूलधन है और उस पर जो हमें ब्याज मिला है उन दोनों को जोड़कर आगे से उस पर ब्याज लगता है। तो यानी कि 3 महीने में जो ब्याज होता है उस हिसाब से हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इसमें ब्याज की दर जो है, अर्थात अगर हम पैसा जमा करते हैं तो जितना हम पैसा जमा करेंगे जितनी अवधि के लिए, इसमें दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखकर ब्याज की दर निर्धारित की गई है। अर्थात ब्याज की जो दर है वो 1 वर्ष के लिए है 7.70 अर्थात 7.70%, यानी कि जितना भी आपका धन होगा उस पर आपको 7.70 के हिसाब से तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। 2 वर्ष के लिए अगर आप धन जमा करते हैं तो उसके लिए आपकी जो ब्याज की दर है वो है 7.80%, यानी कि 2 वर्ष के लिए अगर आप धन जमा करते हैं तो उस पर आपको जो ब्याज मिलेगा उसकी दर अधिक होगी। अर्थात जितनी आप अधिक टाइम के लिए, अधिक समय के लिए जमा कर सकते हैं, अधिक समय के लिए जमा करेंगे तो उतने ही अधिक समय के लिए आपको क्या होगा, ब्याज दिया जाएगा। 3 वर्ष के लिए अगर आप जमा करते हैं तो आपको 8% ब्याज मिलेगा और 5 वर्ष के लिए अगर आप जमा करते हैं तो ब्याज की दर जो है वो 8.30% होगी। इसके बाद है डाकघर मासिक आय योजना। ये आपकी डाकघर की आखिरी योजना है। डाकघर मासिक आय योजना में क्या है, यह 5 वर्षीय योजना है। ये योजना जो है काफ़ी उपयोगी होती है, यानी कि मासिक आय जैसे है हमारी है तो मासिक आय के हिसाब से हम हर महीने इसमें
बचत कर सकते हैं। यह योजना 5 वर्षीय है। विशेष परिस्थितियों में 1 वर्ष बाद भी खाता हम बंद कर सकते हैं। अर्थात वैसे तो ये 5 वर्षीय योजना है, अगर इसी के हिसाब से चलें, लेकिन अगर कई बार अगर सिचुएशन ख़राब है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि कई बार आकस्मिक ऐसी आपदाएं आ जाती हैं कि हमें अपना बचत किया हुआ धन निकालना पड़ता है, तो 1 वर्ष बाद भी हम इसका खाता बंद कर सकते हैं। पहले यह भी 6 वर्षीय ही योजना थी, मासिक आय योजना भी, किंतु अब इसे 5 वर्षीय ही कर दिया गया है। इस योजना में एकल खाते में अर्थात व्यक्तिगत खाते में अधिकतम हम 3 लाख तक रुपये जमा कर सकते हैं, और अगर संयुक्त खाता है तो उसमें हम 6 लाख तक निवेश कर सकते हैं। अर्थात अगर हम इस योजना में हम अपना पैसा लगाना चाहते हैं, धनराशि लगाना चाहते हैं, अगर हम व्यक्तिगत खाता खोलेंगे तो उसमें 3 लाख, और अगर संयुक्त खाता खोलेंगे तो उसमें 6 लाख तक हम निवेश कर सकते हैं। इस योजना में अगर हम धन जमा करते हैं तो उस पर जो ब्याज है वो 8.20% है। उसकी जो ब्याज दर है 8.20% है, और इस पर हमें वार्षिक ब्याज मिलता है। और इस योजना में पैसा लगाने पर हमें आयकर में छूट भी मिलती है। आप लोग इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना विशेष रूप से कि किस किस योजना में धन जमा करने पर हमें आयकर में छूट मिलती है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो डाकघर जो राष्ट्रीय बचत पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर हम उस योजना में पैसे लगाते हैं तो हमें आयकर पर छूट मिलती है, और अगर हम डाकघर मासिक आय योजना में पैसे लगाते हैं तो भी हमें आयकर पर छूट मिलती है। जबकि बचत खाता योजना और सावधि जमा योजना में क्या था कि उसमें हमें ऐसी कोई छूट नहीं मिलती। तो आप ये चीज़ें अलग से नोट कर लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हमें आयकर पर छूट मिलती है। इतना आप लोग पढ़ेंगे, बाकी टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे।